हेलो स्टूडेंट्स। जैसा मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि आगे आने वाले 15 दिन के अंदर हम लोग अपने बिजनेस स्टडीज़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो उसी स्केड्यूल और उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। ये चैप्टर सभी बच्चों को बहुत इजी लगता है, इसीलिए हमने शुरुआत भी इसी से ही करी है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर हमारी लैंग्वेज, बिज़नेस लैंग्वेज, कंटेंट और प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। तो जब भी आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करें तो बहुत ज़्यादा जनरल लैंग्वेज भी ना लिखें, थोड़ा सा बिज़नेस लैंग्वेज और बिज़नेस वर्ड्स को लिखने की कोशिश किया करें। मैं प्रेफर करती हूँ एनसीईआरटी को। आप किसी भी बुक को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी रेफरेंस बुक से आप पढ़ सकते हैं, बट मेरा मानना यही है कि आप एटलीस्ट बिजनेस स्टडीज़ को तो आप एनसीईआरटी की बुक से ही आप प्रिपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक तो इससे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं आप, क्योंकि सीबीएसई भी जो प्रेफर करती है वो एनसीईआरटी को ही प्रेफर करती है। ऐसा नहीं है कि अदर बुक्स में जो कंटेंट लिखा हुआ है वो आप नहीं लिख सकते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मैंने भी जो नोट्स प्रिपेयर करे हैं वो एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करे हैं, और अगर आपको इन नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। मैं आपको आपकी ईमेल आईडी पे ये नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग से। इन आवर बिजनेस सेंस, कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। मीन्स कि हमने स्टार्टिंग में कुछ डिसाइड किया था कि हमें ये करना है। जैसे कि जब हम आते हैं ना, नए नए 12th क्लास में आते हैं तो बहुत जोश के साथ आते हैं कि यार ठीक है, 11th क्लास तो निकल गई जैसे निकलनी थी, 12th में हम ऐसा रॉकेट लगा के आए हैं कि अब तो चक दे फट्टे नब्दे किल्ली करके ही जाएंगे। तो हमने कुछ स्टार्टिंग में एक ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा कि यार इस बार तो 90% 12th में तो सिक्योर करेंगे ही करेंगे। लेकिन हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, और उसमें हम लोग क्या देखते हैं, ओहो 90 का टारगेट सेट किया था, यहाँ तो 40% भी नहीं आ पा रहे हैं। दैट मीन्स आप कंपेयर कर रहे हो, गॉड 50% का डिफरेंस आ चुका है, क्या सोचा था और क्या हो गया। तो यही तो है कंट्रोलिंग। इसी चीज़ को आप इम्प्रूव करते हो प्री बोर्ड्स में। जब प्री बोर्ड्स में चलो 40 से कम 60 तक तो पहुँचे, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो 90 तक पहुँच ही जाएंगे। कंट्रोलिंग बिल्कुल यही है। कंट्रोलिंग में भी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेट करती हैं प्लानिंग स्टेज पर, और कंट्रोलिंग स्टेज पर आकर हम लोग ये कंपेयर करते हैं दैट व्हाट वी हैव डिसाइडेड एंड व्हाट वी हैव अचीव्ड, और उसके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ चूक रह गई है। अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो क्या हमने ऐसा फॉलो किया कि अच्छा हुआ, अगर रिजल्ट नहीं पूरा हो पाया, कुछ डिफरेंस रह गया है, तो क्यों डिफरेंस रह गया है। दिस इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स द मैनेजरियल कंट्रोल इम्प्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट। मेजरमेंट मीन्स उस चीज़ को मेजर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं, किस चीज़ के लिए, अकम्प्लिशमेंट जो हमने हासिल किया है, अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, क्या हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, एंड द करेक्शन ऑफ द डेविएशंस, और जो हमने अचीव कर लिया है अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो हम उस डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए लेते हैं करेक्टिव एक्शंस कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। नेक्स्ट टाइम जब हमारी प्लानिंग हो तो इन डिफरेंसेस को हमें हटाना है। कंट्रोलिंग फंक्शन यही कहता है दैट कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट द डेविएशंस एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस टू रेक्टिफाई दोज डेविएशंस। यानी कि जो भी हमारा डिफरेंस रह गया है उस डिफरेंस को हमें ख़त्म करना है करेक्टिव एक्शंस लेके, ताकि इन फ्यूचर ऐसा ना हो। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज़ में दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यार इतनी सारी चीज़ें, इतनी इंपॉर्टेंस है, प्रोसेस है, फीचर्स हैं, लिमिटेशंस हैं, कैसे याद रखें इतना सब कुछ। तो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ एक्रोनिम्स लेकर आई हूँ, कुछ एब्रिविएशंस टाइप्स लेकर आई हूँ जिससे आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो। जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग का बनाया IMCA। इसे बोलते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है, IMCA, और इससे ये है कि आपको याद भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग IMCA, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग IMCA। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। सो I stands for improving employees motivation, A stands for accomplishing organizational goals, M stands for making efficient use of resources, C stands for coordination in action, and A stands for एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स के लिए मैंने यहाँ पर एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाया है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ।
अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो क्या होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन हमारी प्रोग्रेस को बताता है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन गोल चेक किया है, गोल सेट किया है, तो हमारी प्रोग्रेस को वो टाइम टू टाइम मेजर करेगा। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनको निकाल कर बाहर लेकर आएगा हमारे लिए। जैसे मैंने बताया ना कि आपने स्टार्टिंग में 90% का टारगेट सेट किया, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए और आपको पता चला कि यार यहाँ तो 40% ही आए हैं, तो आपके सामने एक मिरर इमेज आ गई कि ओ माय गॉड, हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो आपके सामने डेविएशंस निकल कर आए, डिफरेंसेस निकल कर आए। फॉर एग्जांपल, हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर टारगेट सेट किया कि हमें 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है एक मंथ के अंदर, लेकिन मंथ के एंड में हमें ये पता चला कि हम सिर्फ 900 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाए हैं। तो हम उसके रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्यों 100 यूनिट्स के का डिफरेंस रह गया, ऐसा क्या हुआ। मशीन बार बार ख़राब हो रही थी, पावर ब्रेक डाउन हो रहा था, ऐसा क्या हो रहा था। तो वो डेविएशंस निकल कर हमारे सामने आते हैं। और जब हमें अपनी गलतियाँ टाइम टू टाइम पता चलती जा रही हैं, तो इट कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द राइट ट्रैक। तो हम एकदम बिल्कुल राइट ट्रैक पे रहेंगे। जब हमें दिख रहा है ना कि यार हमारे मार्क्स वहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं हम जो हमारे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो हम अपने आप को ट्रैक पर लेकर आएंगे कि हम टाइम से स्टडी नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, तो हम उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे। सो कंट्रोलिंग फंक्शन आपको आपके गोल्स को अकम्प्लिश करने में आपकी मदद करता है। आप कहते हो ना क्यों इतने एग्जाम्स होते हैं, बिना मतलब में परेशान किया जाता है। अरे वो परेशान इसलिए किया जाता है ताकि जब बोर्ड एग्जाम्स आएंगे ना, तो तब आपको परेशान ना होना पड़े। बीच बीच में ही आपको हम बताते रहते हैं, देखो क्या कर रहे हो। ठीक है। सेकंड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स का मतलब, देखो हमें ना टाइम टू टाइम ये चेक करना होता है कि क्या जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है वो एक्यूरेट है। आपने एक मशीन खरीद के लेकर आए हो, ठीक है। वो मशीन को आपने 8 घंटे काम कराना है पूरे दिन में, और आपने सेट कर दिया कि यार 8 घंटे में ये 50 यूनिट बना देगी। आपने बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर ये डाल दिया कि 50 यूनिट बना देगी, बट उसकी जो कैपेसिटी है वो 45 यूनिट्स बनाने की है। तो क्या आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया वो सही था? नहीं। तो आपको एक्यूरेसी भी चेक करनी होती है टाइम टू टाइम कि आपने जो स्टैंडर्ड चेक किया है, आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, सॉरी, वो एक्यूरेट है, ऑब्जेक्टिव है या नहीं। तो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम अपने मैनेजमेंट की मदद करता है टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग फंक्शन की हेल्प से कि हमारे स्टैंडर्ड्स एक्यूरेट हैं या नहीं। और अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रिव्यू करने की ज़रूरत है या रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो वो एज पर द बिजनेस इन्वायरमेंट वो हम चेंजेस करते रहते हैं। थर्ड वन इज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जितनी भी एक्टिविटीज़ हम ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हमने पहले से ही स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, पहले से ही रूल्स और रेगुलेशन सेट किए जा चुके हैं। तो जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो उसी तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, इफेक्टिव और एफिशिएंट, यानी कि टाइम पर हम सब कुछ करते हैं और विदाउट वेस्टिंग एनी रिसोर्स, यानी कि मिनिमम कॉस्ट के साथ हम अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। तो एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? बेस्ट पॉसिबल यूसेज, कि ना तो हमारा कोई रिसोर्स खाली है, ना ही हम किसी भी तरीके का कोई वेस्टेज कर रहे हैं। फोर्थ इज इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। मैंने आपको कहा कि जैसे आपके घर में भी ऐसा होता है ना कि अगर आपने 12th क्लास में 90% मार्क्स अचीव कर लिए, तो हम आपको ये पर्टिकुलर बाइक दिला देंगे या ये वाला मोबाइल फ़ोन दिखा देंगे। तो उन्होंने एक आपके सामने एक स्टैंडर्ड गोल रख दिया 90%। अब आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस को उस 90% से इवैल्यूएट किया जाएगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, साल में आपके एग्जाम्स होते जा रहे हैं, आपको पता है कि आपका जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है और कहाँ तक ऊपर जाना है। दैट मीन्स आप मोटिवेटेड होते हैं कि आपको पता है, इन एडवांस आपको पता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस का मेजरमेंट है वो उस गोल के साथ होना है, उस ऑब्जेक्टिव के साथ होना है। तो आप मोटिवेटेड होते हो वहाँ तक पहुँचने के लिए। सेम ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एडवांस में ही पता है कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, क्या करना है, और व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, कौन से स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है जिसके बेसिस पे उनका प्रमोशन होगा, जिसके बेसिस पे उनका इवैल्यूएशन होगा। तो ये उनको मोटिवेट करता है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब हर डिपार्टमेंट और हर एम्प्लॉय जो होता है वो एक गोल की तरफ बढ़ रहा है, एक साथ बढ़ रहा है, प्री डिटरमाइंड है सब कुछ गोल्स, और आपस में सारे वेल कोऑर्डिनेटेड है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको 90% मार्क्स सिक्योर करना है, क्या एक सब्जेक्ट में अगर आप टॉप कर गए तो ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12th में, आपको उन सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन सेट करना है, सभी को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ ही पढ़ना है, आपको अकाउंटेंसी भी पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, आपको अपने अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है ताकि आप उस गोल को अचीव कर सको। तो कंट्रोलिंग फंक्शन आपको टाइम टू टाइम ये बताता है कि कहाँ आप गलत जा रहे हैं, किस पॉइंट पे आप गलत हैं। तो
हर चीज़ आपके सामने पहले से ही प्री डिटरमाइंड है, तो इससे क्या होता है कि सब कोऑर्डिनेशन में चलता है और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे अचीव हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारे 5 इम्पोर्टेंस खत्म हुई कंट्रोलिंग की एंड आई एम सीए। नाउ आई एम सीए, ओके। तो आगे चलते हैं अब कंट्रोलिंग प्रोसेस की तरफ। कंट्रोलिंग प्रोसेस मिस कैट, कंट्रोलिंग प्रोसेस मिस कैट, कंट्रोलिंग प्रोसेस मिस कैट। तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। सो एम स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ actual performance, S stand for setting performance standard, C stands for comparing the actual performance with standard performance, A for analyzing the deviation and T stands for taking corrective action। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रोसेस लाइन वाइज ही होती है। कैट तो लाइन वाइज लगा हुआ है, लेकिन ये जो मिस है, एम एस है, ये थोड़ा सा आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आप कंफ्यूजन में है तो आप इसे एस एम कैट से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पहले ही लिखना है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। देखो, अगर हमें हमारा कोई गोल ही सेट नहीं होगा, हमने अपने सामने कुछ स्टैंडर्ड ही सेट नहीं किया, तो हम अपना आपका मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट ही इसी से होती है कि स्टैंडर्ड सेट करना है। तो स्टैंडर्ड्स वो बेंचमार्क्स हैं, वो क्राइटेरियाज हैं जिसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है। स्टैंडर्ड आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके से सेट कर सकते हो। जैसे कि आप स्टैंडर्ड ऐसे भी सेट कर सकते हो कि कितनी कॉस्ट में हमें प्रोडक्शन करना है, या फिर कितना रेवेन्यू अर्न करना है हमें, कितने टाइम पीरियड में टारगेट अचीव करना है। तो ये क्वांटिटेटिव है, मेजरेबल है। आप स्टैंडर्ड्स क्वालिटेटिवली भी सेट कर सकते हो, जैसे कि गुडविल को इम्प्रूव करना, मोटिवेशन लेवल को इम्प्रूव करना, ये हमारे क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं। बट फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट्स, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को बेटर माना जाता है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। ओके, सेकेंड इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे आपने 90% का टारगेट सेट किया, वो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड, अब आप उसको मेजरमेंट कर रहे हो। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि पर्सनली आपका जो सुपरवाइजर है वो आपको ऑब्जर्व करता है, या जैसे कि आपने 1000 यूनिट्स बना रखी है, वो क्या करेंगे, रेंडमली उन्होंने उसमें से 50 या 100 यूनिट निकाली और उसको चेक किया कि भाई 1000 यूनिट्स, एक एक यूनिट को तो चेक नहीं किया जा सकता, तो रेंडमली 50 यूनिट्स निकाली गई और देखा गया कि उसमें से कितना डिफेक्टिव मटीरियल निकल रहा है। या फिर आपकी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की गई है। तो इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। और कंपनीज जो है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें करती है, जैसे कि रेशियोज भी कैलकुलेट की जाती है। आपने अकाउंटेंसी में जैसे पढ़ा है ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पढ़ी है, नेट प्रॉफिट रेशो पढ़ी है, तो इस तरीके से ही रेशियोज भी कैलकुलेट की जाती है। देन थर्ड स्टेप, अब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया। अब हमें कंपैरिजन करना है कि हमने क्या सोचा था और हम कहाँ तक पहुँचे हैं। सो कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यहाँ पर एक्चुअली में हमें पता चलता है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है। यहाँ का जो कंपैरिजन है वही रिवील करता है कि एक्चुअल और डिजायर्ड के बीच का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छी रही है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, तो पॉजिटिव डेविएशन है। बट अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम रही है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, तो दैट मीन्स आपका नेगेटिव डेविएशन है। इन्हीं डेविएशंस को हम फोर्थ स्टेज में लेकर जाते हैं, उन्हीं डेविएशंस को हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पर हमें ये देखना होता है, देखो हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, जो चीज़ें, जो डेविएशंस ऐसे हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक थ्रेट है, हम उन्हीं को करेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टेक्निक्स पूछी जा सकती हैं, तो आपको अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। तो ये पहला है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रखना ना तो आसान है और ना ही हमारे लिए ये सस्ता पड़ता है। अब आप देखो कि अगर हम सोचें कि आप लोगों के ऊपर, आपकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखें, तो हमें कैमरास हमें लगवाने पड़ते हैं स्कूल के अंदर, और हम फिर 24 घंटे बिग बॉस की तरह आपको देखते रहें, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन से भी वो यही कह रहे हैं कि ना तो ये इकोनॉमिकल है और ना ही ये ईजी है कि आपकी हर एक एक्टिविटी को हम लोग चेक करते रहें। तो हमने वहाँ पे कुछ की रिजल्ट एरियाज बना दिए हैं, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज हमने सेट कर दिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, कि अगर वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुई ना, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है,
उसने देखा कि लेबर कॉस्ट 5% बढ़ रही है, वहीं पे पोस्टल चार्जेस 15% से बढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए की रिजल्ट एरिया क्या है यहाँ पर? पोस्टल चार्जेस का बढ़ना हमारे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, बट लेबर के साथ हमें डेली डील करना है, उन्हें पैसा देना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी अगर लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो वो हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है। यहाँ हमें देखना है कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, राइट? सेकेंड इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसके लिए एक हम फ्रेज यूज करते हैं, अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग में एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग। सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना तो ऐसा होगा कि कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हम सोचिए आप पढ़ाई भी अच्छे से कर लो, चुपचाप बैठ लो, कोई गलती ना करो, हम बिल्कुल आपके ऊपर एकदम बिल्कुल देख रहे हैं कि हर एक एक्टिविटी पे हमने नज़र, नहीं है पॉसिबल, कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा ऐसे। तो यहाँ पर भी यही किया जाता है कि हर ऑर्गेनाइजेशंस में ना कहीं ना कहीं डेविएशंस आते ही हैं। हमें ये चेक करना है कि बस वो परमिसिबल लिमिट के अंदर हो या ना हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी टेलर ने 100 सूट बना दिए तो सारे के सारे सूट उसके बिल्कुल परफेक्ट निकले। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक सूट में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर निकलेगी। तो डिफेक्टिव्स निकलते ही हैं मटेरियल। तो यहाँ पर हम उसकी एक लिमिट सेट कर देते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर 2% तक लेबर कॉस्ट बढ़ती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2% से ज़्यादा लेबर कॉस्ट बढ़ी तो दिक्कत वाली बात है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप 100 पीस बनाते हैं तो उसमें से 2 डिफेक्टिव अलाउड हैं। अगर 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव निकले तो गड़बड़ है भाई, तो उसको हमको ठीक करना है। तो ये दो हमारे डेविएशंस हैं जिन्हें हमें देखना होता है कि ये परमिसिबल लिमिट के अंदर है या नहीं, या क्रिटिकल है या नहीं। उसके बाद है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो और आपको दोबारा उसको रिव्यू करवाना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये फाइनल स्टेप है हमारा। अब हमें डेविएशंस पता चल चुके हैं, तो जिन डेविएशंस को हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है, अगर कोई डेविएशन ही नहीं है तो कोई करेक्टिव एक्शन ही नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर डेविएशन है तो करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। करेक्टिव एक्शन में हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमें लग रहा है कि एम्प्लॉयज़ थोड़े से ट्रेंड नहीं है, उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, इसलिए गड़बड़ हुआ सब कुछ, तो उनको ट्रेन कर देंगे। उसके अलावा अगर हमें लगता है कि हमारी जो मशीन है वो अब ख़राब हो चुकी है, उसे रिप्लेस करने की ज़रूरत है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे, या रिपेयर करके ही अगर काम चल रहा है तो रिपेयर कर देंगे। तो जैसा डेविएशन वैसे ही उसका करेक्टिव एक्शन। और इसी के साथ मिस कैट चली गई हैं, यानी कि हमने प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ख़त्म कर लिया है। थोड़ा सा स्पीड में है क्योंकि हमें वन शॉट वीडियो ही बनाना है, उसी में हमें उसको पूरा कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट इज़, आप जो ये एक्रोनिम्स मैंने आपको बताए हैं इसको याद करते रहिएगा। जब आप वीडियो को सुन रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के उसको आप याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। इसके लिए मैंने बनाया है फेसबुक पर ग्रुप कॉल, FBPGC। F मीन्स फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, FB। P मीन्स परवेसिव, G मीन्स गोल ओरिएंटेड, C फॉर कंटिन्यूस एक्टिविटी। सो फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग का फर्स्ट है, ये लास्ट में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि कंट्रोलिंग के फीचर्स बहुत कम ही पूछे गए हैं। मेन आपके लिए इंपॉर्टेंस और प्रोसेस है, इसलिए मैंने उसको पहले कवर अप किया। सो कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन। हर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है किसी गोल के लिए। अगर कोई गोल ही नहीं है तो कंट्रोलिंग नहीं है। तो कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि हमने जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस में पढ़ा कि इट हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कंट्रोलिंग हमें अपने गोल तक ले जाने में मदद करता है, क्योंकि टाइम टू टाइम जब हमें डेविएशंस पता चलते रहते हैं तो हम राइट ट्रैक पे रहते हैं। तो प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग हमारी मदद करता है। दैट्स वाई इट इज़ गोल ओरिएंटेड। परवेसिव विच इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, चाहे आप टॉप लेवल पे हो, मिडल लेवल पे हो, लोअर लेवल पे हो, कंट्रोलिंग हर जगह चलता है। टॉप लेवल मिडल लेवल को कंट्रोल करता है, मिडल लेवल लोअर लेवल को कंट्रोल करता है। तो कोई भी ऐसा लेवल नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पर कंट्रोलिंग फंक्शन ना परफॉर्म किया जाता हो। कंटिन्यूस, एक प्लान के लिए हमारे कंट्रोलिंग फंक्शन चलता है, वो खत्म होता है तो दूसरा प्लान के लिए दूसरा कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो कॉन्स्टेंटली हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए इसको हम परफॉर्म करते हैं ताकि सही समय पर करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। अब जो ये फोर्थ पॉइंट है बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग, ये आपके लिए एक अलग से टॉपिक भी है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैं इसको आपको वहीं पे कवर अप कराती हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग लास्ट टाइम डिलीट हो गया था सिलेबस से, इस बार फिर से ऐड हुआ है, तो इसको मैंने फिर से यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके लिए आप MBBF, मोटा भीम, बेस्ट फ्रेंड, कुछ ऐसे करके आप बना सकते हैं। सो फर्स्ट है इसमें, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस।
एक बार अगर आपने प्लान बना लिया ना, तो कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, डेविएशंस को फाइंड आउट करने के लिए और टाइम से करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए। तो अगर आपने प्लान ही नहीं बनाया, आपने सोचा ही नहीं था यार 90% लेकर आने, आप सोचा ठीक है 12 चल रही है, जैसी चल रही है चलती रहेगी। तो जितने भी मार्क्स आ जाए एट द एंड आपने क्या कंट्रोल करना है? कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर 40% आ रहे हैं तो भी ठीक है, 60% आ रहे हैं तो भी ठीक है, कुछ नहीं भी आ रहे हैं तो भी ठीक है। तो क्या कंट्रोलिंग, जब प्लानिंग ही नहीं थी तो कंट्रोलिंग किस बात की? तो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। सेकंड इज कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अगर प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोल क्या करना है? कुछ भी नहीं। जैसे कि अगर कंट्रोलिंग यानी कि आपने कुछ कंट्रोल करके अपनी प्लानिंग को नहीं सुधारा, आपने देखा नहीं कि क्या आपके पास रिजल्ट आया है, उसको आपने इम्प्रूव नहीं करा। जिस तरीके से वहाँ पर कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना अधूरा है, इस तरीके से कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना अधूरा है। क्या कंट्रोल करेंगे जब सोचा ही नहीं कि क्या करना था? तो अगर स्टैंडर्ड्स ही सेट नहीं होंगे एडवांस में, तो मैनेजर के पास कुछ कंट्रोल करने के लिए ही नहीं होगा। तो इसलिए कोई बेस नहीं है कंट्रोलिंग का प्लानिंग के बिना। थर्ड और इम्पॉर्टेंट है, ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन भी बन सकता है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। कैसे? फॉरवर्ड मतलब आगे देखना, बैकवर्ड मतलब पीछे। तो जो हम प्लान्स बनाते हैं वो फ्यूचर के लिए ही तो बनाते हैं, वो हमारे फोरकास्टिंग्स पे डिपेंड होता है, प्रिडिक्शंस पे डिपेंड होता है। तो प्लानिंग हमेशा आगे देखता है। हम प्लानिंग की जो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम उसमें ये भी पढ़ते हैं ना, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग बोलता है ना कि आज हम कहाँ पर, हमें कहाँ तक पहुँचना है, आज हम 40% पे, हमें 90% तक पहुँचना है। तो हमेशा हम फ्यूचर के लिए देखते हैं, आगे देखते हैं, तो इसलिए प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग कैसे फॉरवर्ड लुकिंग है? देखो, जो भी प्लानिंग है वो गाइड की जाती है पास्ट एक्सपीरियंस से। तो और करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं, तो वो जो करेक्टिव एक्शन है वो हमारी आगे की प्लानिंग को अच्छा करते हैं। तो इसलिए कंट्रोलिंग हमें आगे भी लेकर जा रहा है, तो कंट्रोलिंग भी इसलिए फॉरवर्ड लुकिंग है। बैकवर्ड लुकिंग कैसे हैं दोनों? कंट्रोलिंग एक तरीके से कहा जाता है कि पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम होता है ना, बिल्कुल सब कुछ चीर फाड़ करके देखा जाता है कि हाँ भाई क्या है, कैसा है, पुराना सब कुछ फाइंड आउट करके जो है वो बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग भी पास्ट एक्टिविटी को पोस्टमार्टम करके आपके सामने डेविएशंस लेकर आता है, देखो जी ये है सामने। तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है। और कंट्रोलिंग फ्यूचर प्लानिंग को इम्प्रूव करता है, क्योंकि वो पीछे से हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। तो इसलिए प्लानिंग भी तो झांक रहा है ना पीछे, देख रहे हो ना कि पीछे क्या हुआ था, 11th में क्या किया था, 12th में वो नहीं करना है, हालांकि तुम 12th में भी वही कर रहे हो। तो इसीलिए प्लानिंग भी क्या है? बैकवर्ड लुकिंग है। दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। कई बार ये स्टेटमेंट आ जाती है कि प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो दिस स्टेटमेंट इज पार्शली करेक्ट, बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो उसमें आपको यही एक्सप्लेन करना है। तो इसी के साथ हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर खत्म होता है। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको जल्दी से जल्दी आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कराने की, और वन शॉट में ही आपको ये समझ आ जाए। स्टिल अगर आपको नहीं आया, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया है। या मैंने इसकी कुछ वीडियोस अलग से और भी डाल रखी है जिसमें थोड़ा सा मैंने आराम आराम से इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। और तैयार रहिएगा कल चैप्टर नंबर 12 के लिए। ओके, बाय बाय।